हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडीज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों यूटेरिया का प्रैक्टिस में लाया हूं। दोस्तों ऑफलाइन टेस्ट चलाई गई थी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जुनून सीरीज के नाम से चलाया गया था। दोस्तों इसी का मैं आज 9 नंबर टेस्ट लाया हूँ। आज इस टेस्ट में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो महेश बर्नवाल के बुक से दिया गया है वो इस टेस्ट में शामिल है। केवल इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न करेंट होंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, उसमें से 75 प्रश्न इस वीडियो में होगा और आगे का 75 प्रश्न इसी का पार्ट 2 में लाऊंगा, उसमें होगा। दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, और यदि आप लोग पीछे वाले वीडियो को देखना चाहते हैं दोस्तों 1 से लेकर 8 तक के पूरी टेस्ट देखना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगी और उसे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। और अपनी तैयारी में और मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों अपनी तैयारी को। तो आप लोग जरूर से जाकर देखें, मुझे विश्वास है आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुप में शेयर कर दें, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार है। देखिए भारत के जो अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार है वो कितना है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मीटर पश्चिमी देशांतर में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं ये पढ़ देता हूँ। यहाँ पर भारत का 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और 68 डिग्री 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है, पश्चिमी देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी, पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। पूर्वी देशांतर होगा, ना कि पश्चिमी देशांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यही बारीकी है, यही थोड़ी सी कि हम लोग सारा डाटा जान चुके हैं, लेकिन पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर आपको आंसर को गलत कर देगा। तो ये बारीकी को पकड़ना है दोस्तों, इसलिए मैं जान से ये गलत किया हूँ। तो ये क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत है जो विश्व में कुल 2.43% क्षेत्रफल ही अपने क्षेत्र में समाहित किए हुए हैं। पूरे विश्व में जितने भी पृथ्वी का लगभग कितना 2.43 क्षेत्रफल भारत के पास है। और भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना भौगोलिक क्षेत्र है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व में 2.43% है। ठीक है, और भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि स्थान देखें तो विश्व में 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या में विश्व में कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, यदि हम और कुछ देखें देखो दोस्तों, इसमें भारत के जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट देखें, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट यदि हम देखें तो कौन आएगा? तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोले तो कौन होगा? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु के पास। और सबसे उत्तरी पॉइंट भारत का जो होगा वो कौन होगा? इंदिरा कॉल होगा। इंदिरा कॉल होगा सबसे उत्तरी पॉइंट भारत का क्या होगा? इंदिरा कॉल। ठीक है, और जो कहाँ स्थित है इंदिरा कॉल? लद्दाख में स्थित है। सबसे पश्चिमी पॉइंट जो भारत का होगा, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो होगा वो कौन होगा? वो गौर माता होगा। गौर माता या गुहार मोती कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। पश्चिमी पॉइंट सबसे भारत का कौन है? गुहार मोती या गौर मोता या गुहार मोती। तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन है? वो कीविथु है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कीविथु है। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत का ये मुख्य भूमि का भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन होगा? तो वह है
इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, और यह हिंद महासागर से इंडोनेशिया से जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट वो पहले किस नाम से जाना जाता था? पिगमेलियन के नाम से जाना था इंदिरा पॉइंट को, ठीक है। या भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मोटी मोटी जानकारी मैं दे दिया हूँ दोस्तों, इसी से आगे आपको आंसर क्वेश्चन बनेंगे ताकि आप बना सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। कथन का पर विचार करना है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें छत्तीसगढ़ भी राज्य शामिल है। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कथन हमसे पूछ रहा है कर्क रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितना? 8 राज्यों से, ना कि 7 राज्यों से। तो ये कथन गलत हो गया दोस्तों। 8 राज्यों से, ये सही है कि वो छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। तो कथन एक गलत हो गया। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से, ना कि 7 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन है? तो 8 राज्य हो जाएंगे गुजरात, आप इधर से चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर रेखा गुजरती है। एक बीच में बांग्लादेश भी पड़ता है, वो भी, उससे भी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये कथन गलत है। मिनी क्वाय और मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल है तथा मिनी क्वाय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है। देखिए मिनी क्वाय और मालदीव के मध्य जो है कितना? 8 डिग्री चैनल बताया जा रहा है। तो मिनी क्वाय और मालदीव और मिनी क्वाय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, और वही मिनी क्वाय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। तो ये गलत है। मिनी क्वाय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल इसके मध्य है, जबकि मिनी क्वाय और लक्षद्वीप के मध्य कितना? 9 डिग्री चैनल है। ये उल्टा दे दिया, तो ये भी कथन गलत है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.6 डिग्री 406 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये सही है। थर्ड नंबर पॉइंट सही है। तो हमसे बोला कितने कथन सत्य कथन का चयन करें? तो केवल तीसरा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, कथन में विचार कीजिए। बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो भारत और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखिए बांग्लादेश और नेपाल है जो भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से, जो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से अपना सीमा साझा करता है। बांग्लादेश किससे? पश्चिम बंगाल इधर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा और असम से। और नेपाल भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से। 5 राज्यों से नेपाल भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। तो इस प्रकार दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। और सॉरी, उसके बाद 2 नंबर देखें, म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। तो ये भी आंसर सही है दोस्तों। म्यांमार और भूटान भी भारत के 4 राज्यों से। म्यांमार है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऊपर से नीचे ये जो भाग है, ये भाग में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भाग में कौन है? तो आपको म्यांमार से सीमा साझा करने वाला 3 राज्य है, 4 राज्य है, ठीक है। और भूटान से सीमा साझा करने वाला कौन है? भूटान यहाँ पर है दोस्तों। तो भूटान जो है आपको पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है, सिक्किम के पास में ही भूटान है, तो सिक्किम से सीमा साझा करती है। और यहाँ से ऐसे फैला हुआ है भूटान, और वहाँ अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ भाग है जो भूटान से सीमा साझा करती है, और असम का कुछ भाग है जो भूटान से सीमा साझा करती है। इस प्रकार 4 राज्य है जो भूटान से सीमा साझा करती है। तो दोनों का दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है? यह पूछा गया है। भारत की पारदर्शिक समुद्री सीमा तटीय आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र है। भारत का जो पारदर्शिक समुद्री सीमा है, यह भारत का है तटीय आधार क्षेत्र से। ये तट है, यहाँ से कितना है दूर है? तो 12 नॉटिकल समुद्री मील की दूरी तक क्षेत्र है। तो 12 समुद्री मील तक की दूरी के क्षेत्र है। ये बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य है। और ये कहा जा रहा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी पारदर्शिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील आगे तक का क्षेत्र है। तो ये गलत है दोस्तों। 24 समुद्री मील नहीं, भारत के तटीय क्षेत्र से 24 समुद्री मील है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न सीमा, जबकि पारदर्शिक समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील है। यहाँ से कितना? 12 नॉटिकल मील है।
ठीक है, वहां से कितना है तो 12 नॉटिकल मील है, और तटीय आधार रेखा से कितना है तो 24 नॉटिकल मील है। तो इस कारण से ये कथन नंबर 2 गलत है। तो हमसे असत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। केवल और केवल बी ऑप्शन नंबर 2 गलत है, कथन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ी हुई है। तो भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के कुल 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिलाकर के जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ी हुई है, कितना कुल 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर, 2 नंबर सॉरी नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 5 से 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया गया है कि दक्षिण दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का ही एक भाग है। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है अंगारा लैंड का भाग है, नहीं ये गलत है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, ना कि अंगारा लैंड का। अंगारा लैंड देखिए 2 भाग बटा हुआ, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का ऊपर का भाग अंगारा लैंड आता है दोस्तों, और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड का आता है। ठीक है, तो दक्षिण का जो भारत का जो स्थिति है, तो ये दक्षिण का जो पठार हुआ भारत का अधिकतर भाग जो है गोंडवाना लैंड में ही पाता है, और भारत का कुछ हिस्सा जो अंगारा लैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, और इसमें कहा दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग के अग्नि चट्टानों से निर्मित है, तो ये कथन सत्य है। दक्षिण भारत का जो चट्टान है आर्कियन लैंड से निर्मित है, ये कथन सत्य है। तो हम असत्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल एक कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में नियम देते, यह एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, ये बिल्कुल सत्य है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, कौन सा कथन असत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि यह एक परतदार चट्टान है। और फिर उसके बाद आता है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में से मिलती है। भारत के सबसे अधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों से मिलती है, ये कथन गलत है दोस्तों। ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों से मिलती है, इसमें जीवाश्म पाए जाती है, ये कथन गलत है। हमसे पूछा था असत्य कथन कौन है, तो केवल 2 है जो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है, तो भारत में 98% कोयला है जो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। कहाँ, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तो गोंडवाना 98% कोयला कहाँ से मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है इयोसिन व ओलिगोसिन, इयोसिन एवं ओलिगोसिन लघु हिमालय का भाग है। गलत है दोस्तों, इयोसिन और ओलिगोसिन लघु हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, और इसमें दिया गया प्लायोसिन बृहद हिमालय का भाग है, ये भी गलत है। प्लायोसिन बृहद हिमालय का भाग नहीं है। तो मायोसिन शिवालिक हिमालय का भाग है, तो मायोसिन है। इसमें प्रश्न दिया गया कि मायोसिन सॉरी प्लायोसिन प्लायोसिन है, प्लायोसिन बृहद हिमालय का भाग है, तो प्लायोसिन है दोस्तों जो बृहद हिमालय का भाग है, ये सही है। और इयोसिन लघु हिमालय का, ये गलत है। और मायोसिन शिवालिक हिमालय का, ये भी गलत है। तो हमसे पूछा है कि कथन कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल और केवल सब कथन गलत है, सारा सारा कथन गलत है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए एक भी कथन सत्य नहीं है इसमें से। इयोसिन है, इयोसिन और ओलिगोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन है जो क्या है, इयोसिन और ओलिगोसिन है जो सेनोजोइक महाकल्प के चट्टान है। कौन सेनोजोइक महाकल्प के चट्टान है, इयोसिन और वो, तो ये गलत है। और कौन से हिमालय में है, बृहद हिमालय में है, यह बृहद बृहद हिमालय में है। प्लायोसिन है या मायोसिन है जो कल्प, मायोसिन कल्प पुटवार क्षेत्र के हिमालय का निर्माण करता है, और यह लघु हिमालय का भाग है। मायोसिन किसका है, लघु हिमालय का, और प्लायोसिन शिवालिक का है। तो इनसे कोई आंसर सही नहीं है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 10 नंबर प्रश्न में, भूसंतति को पर्वत का माला, भूसंतति को पर्वत का माला किसने कहा था। भूसंतति को पर्वत का माला कोबरन ने कहा था, कोबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों।
पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है एवं ऊंचाई घटती जाती है। गलत है। पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, ये कथन गलत है। पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, भारत जो इसकी है, जो पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये कहानी जो है उल्टा है, इसलिए गलत है। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल एवं तिब्बत की ओर उत्तल हो गई है, तो ये भी कथन गलत है। ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 और 2 दोनों कथन ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब क्या हुआ? यह हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके पहले का जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर से जाना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सियाचिन, बाल्तोर, बियाफो, हिस्पर और बातूरा। सियाचिन, बाल्तोर, बियाफो, हिस्पर और बाल्तोरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट में देखें हम, नेक्स्ट में दिया गया है क्या? यदि नेक्स्ट में देखें कि 13 नंबर प्रश्न में क्या है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ट्रांस हिमालय के लिए कहा गया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। इसमें 2 में दिया है गंडवान, गार्डविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी सही है। तो दोनों का दोनों कथन सत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसको मैच करना है। यदि इसको हम देखें, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय इंडोनेशिया सिंगापुर सच्चर जोन से जुड़ता है। इसमें पूछा है कौन सा मैचिंग सही है, तो केवल एक इसमें से जो है एक है ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय और इंडोनेशिया और सिंगापुर सच्चर जोन से जोड़ती है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को किससे जोड़ती है? तो इंडो सिंगापुर जो सिंगापुर सच्चर जोन से जोड़ा जाता है ट्रांस बृहद को, और बृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये नहीं होगा। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को किससे जोड़ता है? बृहद हिमालय लघु हिमालय उसके मेन सेंट्रल थ्रस्ट के साथ जोड़ता है दोस्तों, ना कि मेन बाउंड्री फॉल्स के द्वारा। तो ये गलत हो गया। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट से जोड़ता है, तो ये कथन दोनों के दोनों गलत हो गया। हमसे कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जोजिला दर्रा किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला है जो किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है? और जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है जोजिला। जोजिला क्या है? जो जास्कर पर्वत श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है निम्नलिखित युग में देखें कुलगांव से काठी का मार्ग, कुलगांव से काठी का मार्ग क्या है? तो कुलगांव से काठी का मार्ग है कहाँ से है? पीर पंजाल दर्रा में से गुजरती है। कुलगांव से काठी का मार्ग पीर पंजाल से गुजरती है, ठीक है। और शिमला से तिब्बत का मार्ग, शिमला से तिब्बत का मार्ग कहाँ से होता है? तो शिमला से तिब्बत का जो होता है मार्ग वो आपको सिकिला दर्रा से होता है, शिमला से तिब्बत का मार्ग। और कैलाश घाटी का मार्ग होता है बड़ा लाचला दर्रा से। कैलाश घाटी का मार्ग किससे है? तो कैलाश घाटी का मार्ग है जो आपको लिपू लेक दर्रा से है कैलाश घाटी का मार्ग। और मंदिर तो इस प्रकार से मैच करें दोस्तों। यदि मैच करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको QPRS, QPRS, QPRS। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में दिया गया है 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? यांगची दीवान, यांगची दीवान दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यांगची दीवान 1890 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कुमायूं हिमालय का विस्तार काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। क्या कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है तीस्ता और काली नदी के बीच है? तो ये कथन बिल्कुल असत्य है दोस्तों। कुमायूं नदी का जो विस्तार है सतलज और काली नदी के बीच है, न कि कुमायूं और उसके बीच। तो ये कथन गलत हो गया। उसके बाद नेपाल हिमालय के में नेपाल हिमालय में हिमालय का सर्वोच्च शिखर अवस्थित है। तो नेपाल हिमालय में हिमालय के सर्वोच्च शिखर अवस्थित है, ये कथन सत्य है।
ये कथन असत्य था, ये कथन सत्य है। कामेर, त्रिशूल आदि जैसे शिखर नेपाल हिमालय के भाग है, तो ये सारे नेपाल हिमालय के भाग है, तो ये भी कथन गलत है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 3 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यदि हम चले निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, क्या ये कथन सही है? तो उत्तरी चोटी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, सब कथन सत्य है। और सेनकोट्टा गैप कार्डेमम पहाड़ी में स्थित है, ये भी कथन सत्य है। सेनकोट्टा गैप है जो कार्डेमम पहाड़ी में स्थित है, ये भी कथन सत्य है दोस्तों। कार्डेमम में स्थित है सेनकोट्टा, ठीक है, कहाँ? कार्डेमम की पहाड़ी में। तो एक आता है पर्यटक स्थल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है, तो ये भी कथन सत्य है। असत्य कथन का चयन करें, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, उत्तरी सरकरा के मध्य में कोरप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कोरप्पा और तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो ये भी कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न में। 21 में है कि भूंड नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं? तो भूंड नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है? तो ये जो है आपको किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है भ्रूण नामक स्थलाकृति? तो यह आपको बांगर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बांगर में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है आगे प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है तराई प्रदेश को कछारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तराई प्रदेश को कछारी प्रदेश के नाम से जानता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ये कथन सत्य है, प्रादीप पठार और हुगली, ये कथन सत्य है। तराई प्रदेश को कछारी प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये कथन असत्य है दोस्तों, कथन सत्य नहीं है। अब कहा जा रहा है कि प्रादीप पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है, तो ये कथन सत्य है। तो हमारा कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। तो केवल दो कथन, केवल एक कथन असत्य है, बाकी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है भारत के तटवर्ती मैदान के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पश्चिम तटीय मैदान एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है जो संकरी जलोढ़ पट्टी है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। अब कन्नड़ तट पर पश्चल जल एवं लैगूनों की क्याल कहा जाता है, तो कन्नड़ तट पर ये क्याल नहीं कहते हैं, ये गलत है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम कम चौड़ा, ये भी कथन गलत है। और पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटों पर प्राकृतिक पोताशय या बंदरगाहों की कमी दिखती है, तो ये कथन सत्य है। यदि हम देखें 1 और 4 सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें है 24 नंबर प्रश्न में, 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों कि सैंडल पिक है जो किसमें आता है? मध्य अंडमान के बीच आता है क्या? तो ये कथन सत्य नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सैंडल पिक है जो आपको सैंडल पिक मध्य अंडमान में आता है, तो ये गलत है। सैंडल पिक मध्य अंडमान में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में आता है, ये भी कथन गलत है। और सेलुलर जेल दक्षिणी अंडमान में आता है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 3 का जो है केवल डी सही सुमेलित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में जल्दी हम लोग चलते हैं। देखिए हम सैंडल पिक है जो उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। सैंडल पिक कहाँ आता है? उत्तरी अंडमान में आता है सैंडल पिक कहाँ दोस्तों? तो उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में पड़ता है सैंडल पिक, ठीक है। और मध्य अंडमान में उसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन है? मध्य अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आता है। मध्य अंडमान में आता है कौन? पोर्ट ब्लेयर।
तो इस प्रकार मैचिंग होगा, ये गलत है दूगो। सही कौन है? सिल्वर जेल दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो और केवल केवल 3 सही है। नेक्स्ट करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बाद। 25 नंबर प्रश्न में कथन सत्य और असत्य को देखना है। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जल का उपयोग कर सकता है। तो ये गलत है दोस्तों। सिंधु जल व्यवस्था में भारत है जो 80% नहीं 20%। और कौन कौन सी नदी? सिंधु और उनकी सहायक नदी झेलम और चुनाव के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है भारत, बाकी 80% को छोड़ देता है सिंधु जल व्यवस्था में। ठीक है, तो पंचनद सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम संयुक्त रूप से सिंधु नदी से मिठानकोट के पास मिलती है। तो क्या है? कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है दोस्तों। कथन 2 सत्य है, मिठानकोट के पास निकलती है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे को चलते हैं 26वां प्रश्न में। 26 में एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी नदी है? सतलज है जो एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर आगे हम देखें दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न में, इसमें है गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां का पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है? गंगा के बाएं तट की, जो गंगा में बाएं तट से जो नदियां मिलती है वो पश्चिम से पूरब की ओर कह रहा है, ऐसे उनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले गंगा से बाएं से मिलने वाली राम गंगा है, फिर उसके बाद गोमती है, गंडक है और बागमती है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कथन पर विचार करना है। जमुनैया और बरकी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जमुनैया और बरकी दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये कथन सत्य है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिम सहायक नदियां हैं, तो ये भी कथन सत्य है। यदि हम देखें तो एक और दो दोनों कथन सत्य है। हमसे असत्य कथन पूछा है तो ना तो एक असत्य ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कहा राजस्थान एकमात्र सदानिरा नदी चंबल नदी है। राजस्थान में एकमात्र सदानिरा नदी कौन है? चंबल नदी है, ये कहा जा रहा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में मात्र एक सदानिरा नदी कौन है? चंबल है। ठीक है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, ये भी सही है। रेत में हो सोने के कारण पाए जाने के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। 1 से लेकर 3 तक सभी का सभी कथन सत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हम यदि देखेंगे तो क्या दिया हुआ दोस्तों? निम्नलिखित में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी नाम से जाना जाता है? तो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से दामोदर किसी का जानते हैं? शारदा नदी को। हम लोग शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यदि हम देखें, नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 में दिया है, किस नदी को अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है? तो किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की सीमा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है? 32 नंबर प्रश्न की ओर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 32 में दिया गया है, पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो पूर्णा क्या है? ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। और कपिलधारा जलप्रपात नदी पर अवस्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 1 और 2 दोनों का दोनों कथन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है क्या? 33 नंबर प्रश्न में, एक तरफ झील है और दूसरी तरफ उसके राज्य है, तो कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? यह है तो चेम्बरकम झील केरल में स्थित, ये गलत है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? क्या ये भी केरल में है? तो ये भी गलत है। नाको झील कहाँ है? उत्तराखंड में। ये कथन सही है दोस्तों। नाको झील कहाँ? सॉरी, अष्टमुदी झील केरल में है, ये सही है। अष्टमुदी केरल में है, ये सही है। चेम्बरकम कहाँ है? केरल में, गलत है। नाको झील उत्तराखंड में है, ये कथन गलत है। नाको झील उत्तराखंड में नहीं है। और इसमें दिया गया है क्या कि चोलामू झील सिक्किम में है, ये कथन सही है। चोलामू झील सिक्किम में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें
चमरकम झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में स्थित है, ना कि केरल में। ताबा झील मध्य प्रदेश में, नाको झील हिमाचल प्रदेश में है, चोलामू झील सिक्किम में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और अष्टमुदी केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें देखें, इसमें कहा क्या है 34 नंबर प्रश्न में निम्न कथन पर विचार करें। हम देखेंगे भारत की सबसे लंबी झील चिल्का झील है, ये गलत है। सबसे लंबी झील चिल्का झील नहीं है, सबसे बड़ी झील चिल्का झील हम कह सकते हैं, तो कथन एक गलत है। ठीक है, और 34 में ठीक इसमें कहा दूसरे कथन में कहा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी ऊंचा अक्षांशीय झील सिगमो झील है, सबसे ऊंचा अक्षांशीय झील सिगमो झील है, ये भी कथन सत्य है। और फिर थर्ड नंबर में कहा रहा भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत है, तो ये कथन सत्य है, बाकी ये दोनों गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 3 है जो सत्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखें भारत की सबसे लंबी झील कौन है, तो वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील कौन है, तो चोलामू झील है, सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील है। और गोविंद बल्लभ पंत सबसे कृत्रिम सागर झील है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मानसून मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम है, तो मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है, तो मानसून पूर्व वर्षा के स्थानीय नाम चाय वर्षा असम में कहा जाता है, गलत है। चेरी ब्लाजम कर्नाटक में कहा जाता है, ये भी गलत है। नॉर्वेस्टर ओडिशा में कहा जाता है, तो ओडिशा में जो वर्षा मानसून पूर्व होती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, ये कथन सत्य है। और काल वैसाखी पंजाब में, ये भी कथन गलत है। तो हमसे तुमसे कितने युग में सही सम्मिलित है, सॉरी कितने युग में सही सम्मिलित है, इसमें ये सही है, कितने युग में काल वैसाखी है जो सही सम्मिलित है, तो इसमें से केवल 3 युग में सही सम्मिलित है। कौन कौन? 3 युग। ठीक है, देखिए असम में चाय वर्षा, ये सही सम्मिलित है, ये सही सम्मिलित है। असम में जो वर्षा होती है उसे चाय वर्षा होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, असम में जो होती है वर्षा उसे चाय वर्षा कहते हैं। काल वैसाखी केरल में आम्र वर्षा, काल वैसाखी कहाँ होती है, तो काल वैसाखी जो होती है केरल में नहीं होती है, काल वैसाखी पंजाब में नहीं होती है, बंगाल में होती है काल वैसाखी, बंगाल में। चेरी ब्लाजम कर्नाटक में और नॉर्वेस्टर उड़ीसा में। तो ऊपर में से ऊपर तीनों सही है, केवल 4 नंबर कथन गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सही सुने थे, केवल 3 सही सुने थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की ओर 36 में इसमें दिया गया है कि आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ है, तो आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो नैनीताल में, सही है। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में, ये भी सही है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण कोलकाता में है, ये भी सही है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है, मुंबई में, ये भी सही है। तो ऊपर में सबका सब कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 में दिया गया कथनों पर विचार करने। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन की कमी होती है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है दोस्तों। हमसे सत्य कथन पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है, 2 में देखें। काली मिट्टी में लोहा, चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि की कमी होती है, तो कथन 2 सही है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, केवल 2 कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, आंसर होगा 37 का आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, इस पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में 37 साल के प्रश्न में मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना की शुरुआत 2015 में 19 फरवरी को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 39 में। कैजुरीन, केवड़ा एवं बेदी वृक्ष किस प्रकार के वन का उदाहरण है, कैजुरीन, बेदा एवं बेदी वन है जो किस प्रकार के है, तो यह एक ज्वारीय वन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्न प्रकार की विशेषता किस प्रकार की वन की है, ये विशेषता को दिए हुए कौन से प्रकार के वन का है, इसके मुख्य क्षेत्र प्रायद्वीपीय, उत्तर पूर्वी पठारी भाग शिवालिक श्रेणी के सहारे भब्बर व तराई प्रदेश में पाया जाता है, तो ऐसी विशेषता कौन सी वन में पाई जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर है कि यहाँ के प्रमुख पेड़ बांस, खैर और त्रिफला का व चंदन है, तो कौन सी पेड़ हो गया, ऐसे ही पता चल रहा है। और यहाँ पर बारिश जो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ये जो ऐसी वन होगी उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है दोस्तों। ऐसे वन को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया भारत में सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ था, तो भारत में 1894 ईस्वी में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था, क्या कथन सत्य है, तो बिल्कुल कथन सत्य है।
और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी भागों में 80% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को आच्छादित करने का आवश्यकता है। यह कथन गलत है, तो कौन सा सत्य कथन का चयन करें? ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 42 में दिया गया है, 42 में है पार्क है और स्थान का नाम देखना है, तो इसको मैच करना है। देश का पहला प्राइवेट बायोडायवर्सिटी पार्क है, तो देश का पहला प्राइवेट बायोडायवर्सिटी पार्क अनाईकुट्टी है, तो ये कथन सत्य है। देश का पहला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय रानी चौड़ी है, ये भी कथन सत्य है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान सिराज बाग है, ये भी कथन सत्य है। तो सभी का सभी युग में सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न में हमने कथन विचार करें, पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 ईस्वी से चल रहा है। तो पेड़ लगाने का सामाजिक कार्यक्रम 1976 से चल रहा है, बिल्कुल कथन सत्य है। सामाजिक वानिकी को कनाडा तथा स्वीडन की तकनीकी सहयोग से चलाया जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पहला सत्य कथन का चयन करें। सामाजिक वानिकी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता प्रदान है, ये कथन गलत है। तो हमसे पूछा कितने कौन से कथन सत्य है, तो एक और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न में जीवाश्म मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूवैज्ञानिक ने किया था? जीवाश्म मंडल जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, एडवर्ड सुएज ने जीवाश्म मंडल शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न में 45 में दिया गया है, सुमेलित करना है कितने युग में सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि कितने युग में सही सुमेलित है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो यदि हम इसमें देखें तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाया था? लद्दाख में, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नोकरे मेघालय में, ये सही है दोस्तों, ये सुमेलित है। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये भी सही सुमेलित है। पन्ना पहाड़ी मध्य प्रदेश में, यही सुमेलित है। यदि आपसे पूछे सिमली पार कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो लद्दाख ना होकर के हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। कितने युग में सही है, तो 1 2 3 युग में सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, केवल 3 युग में सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड, सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है। क्या कह सकते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रूगढ़ सैखोवा है, ये कथन सत्य है दोस्तों। और भारत का दक्षिणतम जैव मंडल क्षेत्र अगस्ता मलाई है, ये भी कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। केवल 2 कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। सबसे बड़ा कौन है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। और सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सैखोवा सही है। भारत का दक्षिणतम जैव मंडल क्षेत्र ग्रेट निकोबार है, न कि अगस्ता मलाई। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है इसमें 47 में जैव मंडलीय क्षेत्र का परीक्षण केंद्रीय भाग है, जो क्या होगा? केंद्रीय भाग यहाँ निवास रहित अनुसंधान तथा कम संगठित वाली आर्थिक क्रियाओं को संचालित करना। बफर जोन इसमें आएगा। तो बफर जोन होता है आपको इस क्षेत्र का प्रयोग सहायक क्रियाओं की तथा प्रायोगिक अनुसंधान में आता है। और संक्रमण क्षेत्र होता है इस क्षेत्र के आरक्षण संबंधों के स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्य पूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन दे देखें BCD। तो BCD, तो आंसर क्या होगा? 1 का P, 2 का R और 3 का U। तो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कथनों पर विचार करें। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव आरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव आरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब?
72 में पारित किया गया था, तो कथन एक सही है। ठीक है, देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सबसे अधिक वन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कथन गलत है। तो यदि हम देखें कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक कथन सत्य है, केवल और केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन विशेष प्रकार की संस्थलीय के संरक्षण के लिए किया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान का गठन किसी वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन विशेष प्रकार की संरक्षण के आरक्षण पर हुआ है, क्या यह कथन सत्य है? तो नहीं, यह कथन गलत है। और राष्ट्रीय उद्यान का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया, तो यह भी कथन गलत है। एक और दो दोनों कथन गलत है। 50 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 50 में दिया गया है, 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क का जल्दापाड़ा। जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा कहाँ है 50 नंबर प्रश्न में? तो जल्दापाड़ा है जो आपको सफेद बाघ पाया जाता है, जल्दापाड़ा में सफेद बाघ पाया जाता है। ठीक है, और वन विहार नेशनल पार्क में ऊंट पाया जाता है, तो गलत है। जल्दापाड़ा में सफेद बाघ नहीं पाया जाता, वन विहार नेशनल पार्क में ऊंट नहीं पाया जाता है। और केवलादेव नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? तो केवलादेव नेशनल पार्क है ऐसी ये भी गलत है। तो सबका सब कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ एक सींगा वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, और वन विहार नेशनल पार्क है जो कहाँ मध्य प्रदेश से पड़ता है, और यहाँ इसमें सफेद बाघ पाया जाता है, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? तो साइबेरियन क्वीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत के वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और बिहार अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, गलत है। और UNCH अंतर्राष्ट्रीय, तो यह क्या हो जाएगा? IUCN अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्राकृतिक संरक्षण संघ ने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान को कैटेगरी 2 जबकि वन्यजीव अभयारण्य को कैटेगरी 4 में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार देखें, 1 और 3 सही है, तो कौन सा है 1 और 3? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 52 में राष्ट्रीय उद्यान और राज्य है गुगामल। गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ये कथन गलत है। महाराष्ट्र में ना कि राजस्थान में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ये कथन सही सम्मिलित है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गुंडी, एक है नागरगुंडी हो गया, सॉरी गुंडी। इसके बाद यहाँ पर हो गया गुंडी के बाद एक और है दोस्तों, गलाथिया बे। गलाथिया बे कहाँ स्थित है? तो गलाथिया बे अंडमान निकोबार में, तो ये आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। महावीर हरीना वन स्थलीय तेलंगाना में स्थित है, ये सही है। और सिरोही उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है, मणिपुर में सिरोही है। तो हमसे पूछा है युग्म तो सही सम्मिलित है, तो कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो आपको 2 और 4 ये दोनों युग्म सही सम्मिलित है, 2 और 4 केवल। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सी हमारा सही आंसर है। देखिए, एक बार मैं उसे पढ़ देता हूँ। गुगामल कहाँ हमने बताया? महाराष्ट्र में बताया था। ठीक है, गुगामल कहाँ? महाराष्ट्र में। और गुंडी तमिलनाडु में। और गलाथिया बे कहाँ स्थित? अंडमान निकोबार में, गलाथिया बे। महावीर हरीना वनस्थलीय कहाँ होगा? तेलंगाना में। और सिरोही मणिपुर में। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 52 में 53 की ओर। महात्मा गांधी मरीना राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीना राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन रानी झांसी मरीना राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल
वे के राष्ट्रीय उद्यान और मुरेन राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर डी मुरेन राष्ट्रीय उद्यान इसमें से सही होगा। मुरेन राष्ट्रीय उद्यान विषम को चुने तो मुरेन राष्ट्रीय उद्यान इसमें से अलग है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मुरलेन मिजोरम में स्थित है, नेपाल में, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस संरक्षण का गठन प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न की चलते हैं। 55 में दिया गया है दोस्तों, वर्ष 2011 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता दी गई है। निम्न से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को CA/TS मान्यता प्राप्त नहीं है? तो किसका नहीं प्राप्त है? तो ये देखें हम कौन सा ये बाघ है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, उसको ये मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि इसी में देखें, दुधवा टाइगर रिजर्व का है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर बिहार में स्थित है। वाल्मीकि और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और नागरहोल कहाँ स्थित है? तो यदि हम इसके परम्बिकुलम को देखें, कहाँ स्थित है परम्बिकुलम? तो परम्बिकुलम है, परम्बिकुलम आपको टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है हमने बताया दोस्तों। तो आपको परम्बिकुलम केरल में बताया, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, नागरहोल। नेक्स्ट पे चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 56 में सभी कथन कीजिए, पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ये कथन, सभी कथन, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को IUCN लाल सूची में चीता के सुवेद की श्रेणी में वर्गीकृत करता है, तो ये भी कथन सत्य है। IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, तो ये भी कथन सत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सब कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। डुगोंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। डुगोंग के संबंध में क्या है? तो इसमें है, यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूद प्रजाति है। शाकाहारी की स्तनपायी की एकमात्र मौजूद प्रजाति है डुगोंग। तो इसमें कितने कथन सत्य हैं? यह सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। क्या यह कथन सही है? ठीक है। आगे, यह वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, कब? 1972 के अंतर्गत सूची 2 में रखा गया था। तो ये कथन गलत है दोस्तों, सूची 2 में नहीं, सूची 1 में रखा गया था। तो 1 और 2 सही है। तो हमसे पूछा कितने कथन सुमेलित है? तो इसमें केवल 2 कथन सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में 58 नंबर प्रश्न में, 58 में दिया गया क्या? 58 नंबर प्रश्न देखे तो निम्न में केंद्र शासित एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज कौन सा है? एशिया का तीसरा तो भारत का पहला एलिफेंट विलेज कौन है? तो है आमेर के कुंडाग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, आमेर के कुंडाग्राम। नेक्स्ट चलते हैं 59 में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें है, वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारत का पहला राष्ट्रीय पुनर्वास केंद्र कोट्टूर में बनाया गया है। तो ये भी कथन सत्य है। तो इसमें से दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 59 से 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न है, भारत जल विद्युत की संभावित क्षमता की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। तो विश्व में 5वें स्थान पर है, ये कथन सत्य है। कोलडैम जल विद्युत परियोजना का संबंध सतलज नदी से है। कोलडैम विद्युत परियोजना सतलज से, ये भी कथन सत्य है। द सोलर इकोनॉमिक नामक पुस्तकालय के लेखक हरमन अस्कियर है। तो ये भी कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं। 62 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 61 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत को 15 कृषि जल
जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। इसका आधार भौगोलिक भौतिक दशा एवं कृषि विधियां है। कृषि विधियां हैं। तो ये कथन कि इसमें कौन से कथन असत्य है, तो ये कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। शस्य गहनता सूचकांक प्राप्त करने हेतु वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को वर्षा में कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित 100 गुना किया जाता है। कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल 2 कथन जो सत्य है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर में यदि हम देखें, इनमें कथन विचार करें। उड़द एवं कुल्थी जैसी फसलें रबी की फसल के उदाहरण है। उड़द एवं कुल्थी जो किसके रबी की फसल के उदाहरण है, तो ये कथन गलत है। और तंबाकू, कोबिया, लोबिया जैसी फसलें जायद फसल का उदाहरण है, तो ये भी कथन असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ना, तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 63 में देखें, 63 में इसमें विशेष गुणों के फसल की पहचान करें, ठीक है। यदि इसमें देखें तो चावल मृदा चिकनी उपजाऊ में होता है। चिकनी उपजाऊ मृदा विशेषता और गुणों से फसल की पहचान करें। कौन सी फसल के बारे में, मृदा चिकनी उपजाऊ ग्रामीणी कुल की फसल है, गर्म जलवायु में होता है। और किस में, सांबा, कलाजीरा और कामनी। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये चावल के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 64 में है कि गासिपियम और ओबोरियम प्रजाति है। गासिपियम ओबोरियम प्रजाति किसका है, यह एक कपास की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। रचाई कहाँ पाई जाती है, तो रचाई है जो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। रचाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 में दिया गया है 66 में बोर्ड और मुख्यालय दिए हुए हैं, इसको मैच करना है, ठीक है। कॉफी बोर्ड कहाँ स्थित है, 66 नंबर प्रश्न में यदि हम कॉफी बोर्ड के बारे में देखें तो कॉफी बोर्ड है जो आपको बेंगलुरु में पाया जाता है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है, यह गुंटूर आंध्र प्रदेश में। सॉरी, इसमें राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड है जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, ठीक। और तंबाकू बोर्ड है जो आपको कहाँ पड़ेगा, गुंटूर में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में पड़ेगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो मैच मेरा क्या हो जाएगा, एस क्यू आर पी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। 67 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में निहितार्थ संपदा का पूर्ण विस्तार क्या है। निहितार्थ संपदा का पूर्ण विस्तार है कि स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, 68 में अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा ई नाम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया है। तो क्या ये कथन सत्य है, ई नाम नामक, तो ये कथन सत्य है। पीएम आशा योजना के अंतर्गत मुख्यतः दलहन और तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाता है। दोनों कथन सत्य है, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट करते हैं 69 में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखें, लघु सियाचिन परियोजना के माध्यम से 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल में लघु सिंचाई में, यह कथन गलत हो गया। सबसे बड़ा कृत्रिम झील सतलज नदी की अवस्थित है, ये सही है। मैथान बांध बराकर नदी एवं दामोदर नदी के संगम पर, ये कथन सही है। तो 2 और 3 सही है। कितने कथन असत्य है, सॉरी। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील सतलज नदी में अवस्थित है, ये कथन जो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील सतलज नदी पर अवस्थित नहीं है, तो ये भी कथन गलत है दोस्तों। और मैथान ये कथन सत्य है, बाकी ये और ये गलत है। तो केवल कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 70 में देखें,
अरहर, तना विगलन या स्टेन गॉट अरहर। तो इसमें मैच करने के लिए दिया गया, सुमिलित कीजिए। अरहर, ठीक है। तना विगलन इसमें है, उसका प्रजाति है, रोग है। चना में उखटा रोग होता है, गन्ना में ग्रासी सूट रोग होता है, गेहूं में रतुआ रोग होता है और चावल में ब्लास्ट रोग होता है। तो उपरोक्त में सभी का सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, सब पर सब मैचिंग सही है। 71 नंबर प्रश्न की ओर। चटुक पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? चटुक पनबिजली योजना है जो आपको सुरु नदी पर स्थित है। और नागा अर्जुन परियोजना कहाँ स्थित है? तो नागा अर्जुन परियोजना है जो आपको कृष्णा नदी पर स्थित है, नागा अर्जुन। और बगलिहार परियोजना आपको किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो बगलिहार आपको चिनाव नदी पर स्थित है, बगलिहार चिनाव पर स्थित है, बगलिहार चिनाव नदी पर। और दांतीवाड़ा परियोजना बनास नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार मैचिंग करेंगे तो एस पी क्यू आर किसमें है? एस पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित परियोजना में से को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। किसे इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है इसमें से? तो इसमें से पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है। 72 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है 73 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। इसमें दिया गया है 73 नंबर प्रश्न में कि परियोजना है और राज्य है, ठीक है। चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तो चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही है। और निमो बाजगो परियोजना लद्दाख में स्थित है, ये भी सही है। और उध परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये गलत है दोस्तों, लद्दाख दे रहा है या अरुणाचल दे रहा है। उज परियोजना और पायकारा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। तो पायकारा परियोजना कर्नाटक में, पायकारा परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ये भी कथन गलत है। तो कितने कथन, कितने युग में सम्मिलित है? तो 1 और 2 सम्मिलित है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हनुमंत राव समिति व मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? तो ये इस समिति का संबंध जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित था, जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों इस वीडियो का। आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर शुरू की गई है। आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या झेलम नदी पर शुरू की गई है? तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं आगे। तो बिल्कुल सही है। आजाद पट्टन झेलम नदी पर शुरू की गई। अच्छा अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी कथन सत्य है। तो ऊपर में दोनों के दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।